एक और बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ईडी ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की अपील की है। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक है अमानतुल्लाह। अमानतुल्लाह खान को ईडी ने बुधवार को पूछताछ के लिए समन किया था, लेकिन वो ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। इसके बाद राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने को लेकर याचिका दायर की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने कोर्ट से इस मामले में कुछ दस्तावेज दाखिल करने के लिए समय की मांग की, जिसे कोर्ट ने मान लिया है। बता दें कि इससे पहले राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर अमानतुल्लाह को समन जारी कर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। 9 विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे राजकुमार आनंद ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद ने नैतिकता की बात कहकर बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। इस्तीफे के बाद उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति बदलने आए राजनेता खुद ही बदल गए। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आज राजनीति नहीं बदली, लेकिन राजनेता बदल गए। उनके इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि उन्हें बहुत डराया गया है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल होंगे। राजकुमार आनंद के इस्तीफे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि राजकुमार आनंद ने ईडी के दबाव के चलते पद छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी इस देश की वो आपराधिक पार्टी है जो देश भर में इस प्रकार का गुंडागर्दी का आचरण कर रही है। ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करो, विधायकों मंत्रियों को तोड़ो और अपनी पार्टी में शामिल करो। ईडी पिछले साल राजकुमार आनंद के घर पर छापेमारी भी कर चुकी है। और जेल में सीएम केजरीवाल का बढ़ा शुगर लेवल। जी हां, 160 हुआ फास्टिंग शुगर लेवल। हेल्थ बुलेटिन में यह जानकारी सामने आई है। केजरीवाल का वजन 64 से 65 किलो हुआ है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उनसे 10 दिन तक पूछताछ की गई। कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया, जिसके बाद से केजरीवाल तिहाड़ में बंद है। जेल प्रशासन ने उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें उनका शुगर लेवल हाई है और वजन 64 किलो से 65 किलो हो गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जेल में केजरीवाल की तबीयत बिगड़ गई है और उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया है। तब भी आपके आरोपों को तिहाड़ प्रशासन ने खारिज किया था। और दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मोरान इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा। बड़ी जानकारी सामने आ रही जम्मू कश्मीर से। इस एनकाउंटर को लेकर मोरान इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। महराज हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए फोन लाइन पर। महराज, क्या जानकारी मिल रही है इस मुठभेड़ के बारे में? बिल्कुल रवि, बता दें तड़के सुबह ही जो था, पहले ये कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन था और उसके बाद ऐसे ही मिलिटेंट्स छुपे हुए थे इस इलाके में। तो उसके बाद जैसे ही उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ तो ये जो कासो था ये एक मुठभेड़ में तब्दील हो गया और इससे अभी तक सूत्रों के अनुसार एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो इसके मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो ऑपरेशन है वो अभी भी चल रहा है और रुक रुक के फायरिंग हो रही है। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री मोदी की आज 2 रैलियां होने वाली हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम की एक जनसभा होगी। ऋषिकेश में पीएम दोपहर 12 बजे एक रैली करने वाले हैं और राजस्थान के करौली में पीएम मोदी की रैली होगी। करौली में पीएम की दोपहर 3:30 बजे एक जनसभा है।
प्रधानमंत्री मोदी आज ऋषिकेश में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस रैली से बीजेपी हरिद्वार, टिहरी, गढ़वाल लोकसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री सुबह 11:30 बजे देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए ऋषिकेश के IDPL मैदान पहुंचेंगे। करीब 12 बजे पीएम जनसभा में मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे। बीजेपी के मुताबिक हरिद्वार, टिहरी और गढ़वाल लोकसभा के 23 विधानसभा क्षेत्रों से 1 लाख से अधिक लोग और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। और लोकसभा चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की न्यूज वीक पत्रिका को इंटरव्यू दिया। पीएम ने इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर खुलकर बात की। इंटरव्यू में पीएम ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट। अपने इंटरव्यू में पीएम ने आम चुनाव, भारत की आर्थिक प्रगति पर बात की। न्यूज़वीक के साथ खास बातचीत में पीएम ने कहा, हमारे पास अपने वादों को पूरा करने का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता ऐसे वादों की आदी थी जो कभी पूरे नहीं होते थे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आदर्श वाक्य है। भारत 11वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। पीएम मोदी ने भारत चीन के रिश्तों पर कहा कि LAC पर लंबे समय से खराब स्थिति चल रही है। LAC की स्थिति को तुरंत हल करने की जरूरत है। दोनों देशों में बेहतर रिश्तों के लिए द्विपक्षीय वार्ता जरूरी। और बड़ी खबर है, इसी महीने इलॉन मस्क से मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम से मिलने भारत आएंगे इलॉन मस्क और 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं। उद्योगपति एलन मस्क इस महीने 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं। एक न्यूज एजेंसी ने ये खबर दी है। इस दौरान मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। मस्क ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात को लेकर उत्सुक हैं। हालांकि उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात का समय और तारीख नहीं बताई है। बता दें कि मोदी और मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में मुलाकात हुई थी। इसके बाद जून 2023 में न्यूयॉर्क में मिले थे। खबर है कि मस्क भारत में अपनी मेगा निवेश योजनाओं की घोषणा भी कर सकते हैं। और अमित शाह आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। मंडला और कटनी में गृह मंत्री की जनसभाएं। फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। शाम को महाराष्ट्र के नांदेड़ में शाह की जनसभा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव के लिए केंद्रीय नेताओं ने दौरे तेज कर दिए हैं। इसी के तहत आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। शाह आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के समर्थन में मंडला पुलिस ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे कटनी के विजयनाथ धाम मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाह आज शाम को महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। और राहुल गांधी आज करेंगे राजस्थान का दौरा। अनूपगढ़ और फलौदी में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान के तहत आज राजस्थान का दौरा करेंगे। कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी आज राजस्थान में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी की पहली सभा सुबह करीब 11 बजे अनूपगढ़ में होगी, जबकि दोपहर 3 बजे फलौदी में दूसरी जनसभा करेंगे। दोनों सभाओं में राहुल गांधी के साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा सहित सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। और हर साल महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा को राहुल गांधी ने क्रांतिकारी बताया है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के वेदांत की सफलता को कांग्रेस की गृहलक्ष्मी योजना की कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कामयाबी की कहानी मेरा विश्वास और पक्का करती है कि महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए यानी 8,500 रुपए हर महीने डालने की हमारी महालक्ष्मी गारंटी देश की तकदीर संवारने वाला क्रांतिकारी कदम साबित होगी। वेदांत की कहानी भारतीय महिलाओं की तपस्या और पाई से घर को मजबूत करने की इच्छा शक्ति का एक जीवंत उदाहरण है। प्रियंका गांधी वाड्रा का 14 अप्रैल को राजस्थान का दौरा होने वाला है। अंबेडकर जयंती के दिन करेंगे राजस्थान में प्रचार। वैभव गहलोत के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका। अशोक गहलोत, सचिन पायलट एक मंच पर साथ दिखेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा अंबेडकर जयंती के मौके पर राजस्थान के जालोर में बड़ी रैली करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी के साथ पूर्व सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट एक मंच पर मौजूद रहेंगे।
ये सभी नेता एक साथ जालौर से चुनावी मैदान में उतरे। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के लिए प्रचार करेंगे। पिछली बार अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री रहते हुए वैभव गहलोत को जोधपुर से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस इस बार राजस्थान की 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यूपी के संभल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा है। आप भी सुनिए क्या कहा। समाजवादी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल एक काम कर रही है, सोमवार से लेकर रविवार तक रोज कैंडिडेट बदल रही है। ये सच्चाई है कि नहीं? अब मुझे लगता है कि 2024 का जो चुनाव हो जाएगा उसके बाद लोग कहेंगे सपा मतलब समाप्त पार्टी। कांग्रेस के बारे में इस चुनाव के बाद लोग पूछेंगे, आगे के जो भी नौजवान होंगे, कौन कांग्रेस? नेशनल हेराल्ड मामले में पीएमएलए के तहत पिछले साल एजेएल की सीज की गई संपत्ति को सही ठहराया गया है। कोर्ट ने उसकी कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले के बाद ईडी के कंपनी की संपत्ति को कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। ईडी ने नवंबर 2023 में कांग्रेस से जुड़े एजेएल और यंग इंडियन की 751 करोड़ 90 लाख रुपए की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब्त कर ली थी। ईडी ने बताया था कि जब्त की गई संपत्ति में एजेएल की दिल्ली, मुंबई और लखनऊ सहित कई जगहों की प्रॉपर्टी है। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई लोगों से पूछताछ की थी। और दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में नाराजगी बढ़ी हुई है। हालात ये है कि कांग्रेस को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द करनी पड़ी। महाविकास आघाड़ी में लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर मुंबई कांग्रेस में नाराजगी देखने को मिल रही है। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के बुधवार को निर्धारित बैठक में नहीं पहुंची, जिसके बाद मुंबई में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी रद्द करना पड़ा। किन्हीं अपरिहार्य कारणों से हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे संवाद नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें क्षमा करेंगे। वर्षा गायकवाड़ ने दक्षिण मध्य सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन सीट शेयरिंग में ये सीट उद्धव ठाकरे की शिवसेना के खाते में चली गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। बीजेपी ने पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ सीट से लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है। फडणवीस ने कांदिवली में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ टीजर था, पिक्चर अभी बाकी है। 10 साल को ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले 5 साल में पिक्चर देखने को मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया है जिसमें पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को दी गई रिपोर्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को स्मृति ईरानी ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की दिशा में पहला कदम बताया। संदेश खाली की महिलाओं को और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का ये पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, ये मेरा विश्वास है। बता दें कि टीएमसी के पूर्व नेता शाहजहां शेख को संदेश खाली में यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है। हलफनामे के रूप में लगभग 600 शिकायतें पेश की गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सीपीआईएम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करुवन्नूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की जांच के दौरान गड़बड़ी की बात सामने आई है। पूरा मामला क्या है, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग को ईडी ने चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी कि सीपीआईएम ने 80 सीक्रेट बैंक अकाउंट में करीब 25 करोड़ रुपए कैश जमा करवाए थे। ईडी को शक है कि पार्टी ने ये जानकारी इलेक्शन कमीशन को नहीं दी थी। ये खुलासे ईडी ने करुवन्नूर सर्विसेज कोऑपरेटिव बैंक घोटाले की पीएमएलए के तहत जांच के दौरान किए गए। इस मामले में ईडी ने केरल सीपीएम विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री एसी मोइनुद्दीन से भी पूछताछ की थी। ईडी को केरल के त्रिशूर जिले में 100 संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिसकी जानकारी शेयर नहीं की है। देश में आज फर्जी ई चालान के नाम पर लोगों को लूटा जा रहा है। इनसे बचने के लिए एक्सपर्ट्स जल्दबाजी करने की सलाह कह रहे हैं कि जल्दबाजी न करें।
तकनीक का इस्तेमाल पर ई चालान और डीप फेक वीडियो के जरिए शातिर बदमाश आजकल ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। देश के कई शहरों से ऐसे मामले सामने आने के बाद साइबर एक्सपर्ट ऐसी वारदातों से बचने के लिए लोगों को मैसेज को वेरीफाई करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे फ्रॉडलेंट मैसेजेस जो आते हैं ये हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिंक पर लेके जाते हैं, तो ये बिल्कुल हमें नहीं करना है। कोई भी ऐसे लिंक पर क्लिक मत करो। अगर आपको ई चालान आता है और आपको वेरीफाई करना है तो जो गूगल प्ले स्टोर में ऑथेंटिक एप्लीकेशन है ट्रैफिक पुलिस का, उसे डाउनलोड करके। यूपी के श्रावस्ती में आग का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भीषण आग से किसानों की हजारों बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। श्रावस्ती में दहकती आग से किसानों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। करीब 200 किसानों की सैकड़ों बीघा गेहूं की खड़ी फसल अज्ञात कारणों से लगी आग के चलते जलकर राख हो गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते देखते सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल आग में जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसानों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं राजस्व की टीम किसानों के हुए नुकसान का आकलन कर रही है। यूपी के नोएडा में आग का कहर देखने को मिला, जहां एक फर्नीचर की दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान। तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 10 की हैं, जहां फर्नीचर मार्केट में एक फर्नीचर की दुकान में आग लग गई। आग की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मार्केट में कई घंटे तक हड़कंप देखा गया। आग का दायरा तेजी से बढ़ रहा था। आग की लपटें आसपास के इलाकों को अपनी चपेट में ले रही थी। आग की वजह से काले धुएं की लपटों ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भेजा गया। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हरियाणा में करनाल के नेशनल हाईवे पर रोडवेज की एक बस में अचानक आग लग गई। आग से आसपास मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हरियाणा रोडवेज की बस गुरुग्राम डिपो की थी, जो चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। गनीमत रही कि हादसे के दौरान बस में कोई सवारी नहीं थी, इसलिए बड़ा हादसा टल गया। बस में सबसे पहले टायर में आग लगी। देखते देखते डीजल टैंक तक पहुंच गई। जैसे डीजल टैंक तक आग पहुंची तो जोरदार धमाका हुआ। इस दौरान बस में आग लगने से एक के बाद एक 4 धमाके हुए। जीटी रोड पर बस में लगी आग की वजह से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राजस्थान के अलवर में भिवाड़ी में एक स्याही बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि आग को बुझाने में घंटों। धधकती आग की लपटों ने जल्दी पूरी फैक्ट्री को घेर लिया और पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी तरह आग की चपेट में आ गया है। आग लगते ही फैक्ट्री के अंदर रखे केमिकल के ड्रमों में धमाका होने लगा। आसमान में उड़ता धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा रहा था। थिनर और केमिकल होने के कारण दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। फैक्ट्री का स्टोर पूरी तरह से जलकर राख हो गया और प्लांट में लगी टीन शेड और लोहे का स्ट्रक्चर गलकर नीचे गिर गया। यूपी के बाराबंकी से 3 इंजीनियर दोस्त म्यांमार में नौकरी के नाम पर मानव तस्करी का शिकार हो गए। पूरी खबर आपको दिखाते हैं, रिपोर्ट। बाराबंकी के रहने वाले अजय कुमार ने वीडियो जारी किया है, जिसमें अजय ने कहा कि उनसे साइबर फ्रॉड से जुड़े काम कराए जाते हैं। यहाँ पे लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा पीटा जाता है और उनसे स्कैमिंग कराई जाती है। अगर वो अपना डेली का डेटा टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिससे कि मैं बचना चाह रहा हूँ। वहीं इस घटना के बाद अजय के परिजन काफी परेशान हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से बेटे को सुरक्षित भारत लाने की गुहार लगाई है। सरकार हम यही मांग चाहते हैं योगी मोदी से कि हमारा बच्चा जो है सुरक्षित घर वापस चला है। केरल के चर्च में द केरल स्टोरी फिल्म दिखाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोर्ट इस फैसले को सही तो कोई इसे सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाला बता रहा है। केरल में कैथोलिक समुदाय ईसाई लड़कियों को 500 चर्च में लव जिहाद, धर्मांतरण और आतंकी संगठन ISIS पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी दिखाने जा रहा है। केरल और लेफ्ट पार्टियों ने जहां फिल्म के शो की टाइमिंग पर सवाल उठाए हैं, वहीं इस्लाम के जानकारों का कहना है कि ये पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। साउथ इंडिया के लोगों को टारगेट करने के लिए और पोलराइजेशन के लिए भाजपा ने ये तहरीक शुरू की है
और वो चर्चों में और मुस्लिम इलाकों में द केरल स्टोरी दिखाई जाएगी। आज देश भर में धूमधाम के साथ ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। इस दौरान बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश भर में चांद नजर आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी है। ईद के मौके पर पुरानी दिल्ली का जामा मस्जिद बाजार पूरी तरह से सजा हुआ नजर आया। देर रात तक दुकानदारों और खरीदारों की चहल पहल दिखाई दी। रंग बिरंगी झालर से सजे जामा मस्जिद, चांदनी चौक, दरियागंज, चावड़ी बाजार, सुभाष पार्क बाजार की सुंदरता दूर दूर से आए लोगों ने खरीदारी की। चांद रात में बाजारों में जबरदस्त रौनक देखने को मिली। देश के कई शहरों में बढ़ती गर्मी के चलते आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है। वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एक अलग फैसला लिया है। क्या है वो फैसला, देखिए इस रिपोर्ट। गुजरात की वडोदरा ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक अब दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद रखे जाएंगे। दोपहर के 1 से 4 बजे जब गर्मी ज़्यादा होती है उस वक्त ट्रैफिक सिग्नल्स बंद रखेंगे, ताकि जो व्हीकल ओनर्स है उनको व्हीकल चलाते समय ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ा रहना न पड़े। वडोदरा ट्रैफिक पुलिसकर्मी गर्मी से बचने के लिए एसी हेलमेट लगाकर ड्यूटी करते नजर आए। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। मुरान इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। यूपी के आजमगढ़ में दर्दनाक हादसा, तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत। बाद पीएम मोदी के 2 राज्यों के दौरे किए, जिससे कुल 30 सीट पर जीत का एजेंडा सेट होगा। बड़ी जानकारी है कि पीएम मोदी की आज 2 रैलियां होने वाली हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में पीएम की एक जनसभा होगी। ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे रैली करेंगे और राजस्थान के करौली में पीएम की रैली होगी। करौली में पीएम की दोपहर 3:30 बजे एक जनसभा है। तो पीएम की पहली रैली ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में सुबह 11:30 बजे होगी। हरिद्वार, टिहरी और गढ़वाल लोकसभा के 23 विधानसभा क्षेत्रों से 1 लाख से ज्यादा लोग और कार्यकर्ताओं के पहुंचने का अनुमान है। तो वहीं दूसरी रैली राजस्थान के करौली में होगी। कैला देवी मार्ग पर मौजूद सिद्धार्थ सिटी में रैली होगी। पीएम के साथ सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई बीजेपी के नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का जो ये कार्यक्रम है, वैसे तो पीएम जिन 2 राज्यों के दौरे पर जा रहे हैं उनमें कुल 30 सीटें हैं, लेकिन विशेष तौर पर पीएम के इस दौरे का सीधा असर राज्यों की कुल मिलाकर, इन 2 राज्यों की कुल मिलाकर 15 सीटों पर होगा। पहली रैली ऋषिकेश में होगी, जिसका असर 3 सीट पर होगा और साथ ही करौली की रैली से 12 सीटों पर असर होगा। और कहा जा रहा है कि इसीलिए ये 2 राज्यों का दौरा जो है प्रधानमंत्री के लिए बहुत अहम है। राजस्थान के करौली में, तो वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा करेंगे। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी का न्यूज वीक को इंटरव्यू। आम चुनाव, भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रधानमंत्री ने अपना मंतव्य रखा। भारत में लोकतंत्र से लेकर चीन तक पर सभी मुद्दों पर पीएम ने बात की और पीएम ने कहा कि संविधान में ही नहीं, भारत के जीन में भी लोकतंत्र है। एलएसी पर चल रहे बुरे हालात को तुरंत खत्म करना होगा, प्रधानमंत्री ने अपने इंटरव्यू में कहा। और आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में क्या कहा है। चीन पर पीएम ने कहा है कि एलएसी की स्थिति का तुरंत हल करने की जरूरत है। साथ ही चीन से शांतिपूर्ण संबंध भारत और दुनिया के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, चीन की तो बात की उन्होंने, साथ ही पाकिस्तान के विषय पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर बात की और कहा कि हमेशा आतंक और हिंसा के खिलाफ हम रहे हैं
और ये सीधे तौर पे कहा कि हिंसा इसका रास्ता नहीं है। शांतिपूर्ण माहौल की वकालत की है प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के संबंधों को लेकर। जी, जम्मू कश्मीर पर भी वो बोले और उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने पर जम्मू और कश्मीर पर किसी के कहीं पर ना जाएं, वहां जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि 370 हटने के बाद वहां व्यापक तौर पर सकारात्मक बदलाव हुए हैं, लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद भी जगी है। बिल्कुल। और देखिए वहीं दूसरी तरफ चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा कि अब तक लोगों का सरकार के वादों पर भरोसा नहीं था, लेकिन हमारी सरकार का वादे पूरे करने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार है। यही वजह है कि दूसरे कार्यकाल के बाद भी लोगों का भरोसा बढ़ा है। तो लोकतंत्र पर पीएम ने न्यूज वीक को इंटरव्यू में कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और भारत के जीन में ही लोकतंत्र है। वोटर्स की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र में आस्था का प्रमाण पत्र है। विकास के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि भारत 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अल्पसंख्यकों को लेकर तमाम आरोपों का भी प्रधानमंत्री ने जवाब दिया और कहा है कि देश में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं है। सरकारी योजना में हर धर्म हर पंथ पर ध्यान दिया जाता है। सभी धर्म के लोग साथ और खुशहाल है। राम मंदिर को लेकर के भी प्रधानमंत्री ने बोला कि श्री राम का नाम हमारी राष्ट्रीय चेतना पर अंकित है। श्री राम की जन्मभूमि पर वापसी राष्ट्र के लिए एकता का ऐतिहासिक क्षण रहा, यह भी प्रधानमंत्री ने कहा। तो देखें आप अगर तो हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में अपनी बात रखी, सरकार का ही नहीं बल्कि अपना भी एक तरीके से पक्ष रखा है। इस बीच एक और खबर, एक मंच पर दिखेंगे अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी। 14 अप्रैल को वैभव गहलोत के लिए प्रचार के दौरान दिखेंगे। अंबेडकर जयंती पर राजस्थान के जालौर में होनी है ये सभा। और प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट का वैभव गहलोत के लिए एक साथ मंच पर आना बड़ा मौका है। पहले से ही वैभव गहलोत के पिता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत पूरा परिवार प्रचार में जुटा हुआ है। ऐसे में तीनों का एक साथ एक मंच पर आना वैभव को विजयी बनाने की कोशिशों के बीच बड़ी तस्वीर और बड़ा संदेश दे सकता है। तो अम्बेडकर जयंती के दिन यानी कि 14 अप्रैल को राजस्थान के जालौर में रैली होनी है। वैभव गहलोत के लिए प्रचार के लिए प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। यानी कि वैभव की जीत के लिए तीन शक्तियां मंच पर एक साथ होंगी। प्रियंका गांधी यानी कि महिला शक्ति, अशोक गहलोत यानी कि परिवार की शक्ति और सचिन पायलट से मिलेगी मजबूत वोट शक्ति। अब इसके मायने भी समझिए। वैभव की जीत के लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने की पूरी कोशिश है और पायलट गहलोत विवाद खत्म होने का संदेश है। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। कुमार विक्रांत, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का एक साथ मंच पर आना, क्या राजस्थान में यह संदेश दिया जाएगा कि इन दोनों के बीच मतभेद खत्म हो गए हैं? ये देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी अदावत लंबे अरसे से चली आ रही है और लगातार सचिन पायलट से सवाल किए जाते रहे कि वो क्या वैभव गहलोत के लिए प्रचार करने जाएंगे। और ये सवाल राजस्थान में बहुत बड़ा रहा है कि अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत मतभेद भुलाकर साथ आए तो कुछ कांग्रेस का भला हो सकता है, क्योंकि लगातार 2014 हो 2019 हो कांग्रेस वहाँ शून्य पर ही रही है। तो ऐसे में प्रियंका गांधी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन जब वहां पर जालौर में रैली करेंगी, वहां सचिन पायलट और अशोक गहलोत साथ मंच पे होंगे तो कांग्रेस एकजुटता का एक संदेश भी देगी और साथ ही साथ राजस्थान में जो दलित मतदाता हैं उनके लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। तो एक बड़ा संदेश देने की तैयारी है 14 अप्रैल को कांग्रेस पार्टी की, जब प्रियंका गांधी के साथ एक मंच पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत होंगे और मौका होगा वैभव गहलोत के लिए चुनाव प्रचार का। बहुत शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत पूरी जानकारी देने के लिए। और राहुल गांधी का राजस्थान दौरा। जी हां, राजस्थान में राहुल की 2 जनसभाएं हैं। सुबह 11 बजे अनूपगढ़ में राहुल की रैली है, दोपहर 3 बजे फलौदी में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। तो आज राहुल गांधी की मौजूदगी रहेगी राजस्थान में। व्यस्त कार्यक्रम, 2 बड़ी जनसभाएं होनी है राहुल गांधी। और अब समझिए कि राजस्थान के लिए राहुल का दौरा आखिर इतना अहम क्यों है। बताएंगे आपको बिग बॉल पर पूरी जानकारी। दरअसल कांग्रेस का न्याय पत्र जारी होने के बाद
ये पहला दौरा है राजस्थान में राहुल गांधी का, और साथ ही एक दिन में 2 जगह अनूपगढ़ और फलौदी में राहुल रैली करेंगे। 5 लोकसभा सीटों के मतदाताओं को साधने के लिए, वोटर्स को साधने की यहां से कोशिश की जाएगी। इन रैलियों के माध्यम से अनूपगढ़ की जनसभा से श्रीगंगानगर, बीकानेर को भी साधेंगे राहुल गांधी। तो इस तरीके से इन दौरों का महत्व अलग अलग जिलों पर भी है पड़ेगा। और फलौदी की रैली से जोधपुर, बाड़मेर, पाली सीट पर फोकस रहेगा कांग्रेस पार्टी का। और ये भी आपको बताते चले कि राजस्थान में राहुल गांधी का चुनावी दौरा इसीलिए तय किया गया है ताकि राजस्थान में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, क्योंकि इससे पहले हमें याद है कि राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार थी। अब वो खबर जो कांग्रेस को घेरने के लिए, जिसे आज बीजेपी एक मुद्दा बना सकती है। बड़ी खबर है, तमिलनाडु में कांग्रेस उम्मीदवार मणिकम टैगोर पर आरोप लगा है। रैली में आई भीड़ को पैसे बांटने का आरोप है। तमिलनाडु के मदुरई में रैली में पैसे बांटने का आरोप। विरुधुर नगर से कांग्रेस उम्मीदवार है मणिकम। अगली बड़ी खबर, इस महीने पीएम मोदी और एलन मस्क मिलेंगे, उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी से मिलने भारत आएंगे मस्क। 22 से 27 अप्रैल के बीच भारत आ सकते हैं एलन मस्क। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है। तो पीएम मोदी और एलन मस्क की मुलाकात होगी, और संभावना संकेत क्या है ये जल्दी से आपको बता देते हैं इंफॉर्मेशन में। दरअसल भारत में टेस्ला प्लांट डील संभव है, और सरकार ईवी पॉलिसी लेकर के आई है जिसमें कुछ शर्तें भी रखी जा रही हैं। ये देखिए, आपको बता रहे हैं कि संकेत क्या है और शर्तें क्या है। विनिर्माण इकाई स्थापना और $50 करोड़ निवेश की भी संभावना है। बिल्कुल, और इसके अलावा आयात शुल्क में रियायत को लेकर भी बात होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलन मस्क की कंपनी के साथ जो डील है वो $2 से $3 बिलियन तक की डील की संभावना नजर आ रही है। इस दौरे की बड़ी उपलब्धि ये हो सकती है। पीयूष पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। पीयूष, मस्क का भारत में आना क्या संकेत है? बिल्कुल, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने भारत आ सकते हैं, और उन्होंने अपने जो एक्स पोस्ट है उसमें भी लिखा है कि पीएम मोदी से मुलाकात का इंतजार है। उनकी ये भारत में पहली यात्रा होगी। मस्क इस दौरान टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान कर सकते हैं। मोदी और मस्क अब तक 2 बार मिल चुके हैं। 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में उनकी मुलाकात हुई थी दोनों की, और इसके बाद जून 2023 में दोनों न्यूयॉर्क में मिले थे। और अब ये तीसरी मुलाकात होगी जब एलन मस्क भारत आएंगे, और ये संभावना बनती है कि टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का ऐलान यहाँ पर कर सकते हैं। इससे भारत को सीधे तौर पर जो ईवी की मैन्युफैक्चरिंग है उसमें बड़ा फायदा होगा, और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ से निर्यात भी किया जा सकता है टेस्ला की ओर से, और बड़ा प्लांट लगाने की घोषणा की जा सकती है। और अहम बात यह है कि मस्क ने जो अपना एक्स पोस्ट है उसमें कहा है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक कार होनी चाहिए, जैसे कि हर दूसरे देश में है। भारत में टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल उपलब्ध कराना एक स्वाभाविक प्रगति होगी। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखा जा रहा है। और इसी के साथ भारत में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे, क्योंकि टेस्ला एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में कर सकते हैं, जिसके संकेत एलन मस्क ने दिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।